वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने लगे हैं जी कि यूएई जो है उसने एक बिग शॉक दिया है ओपेक कंट्रीज को, और उसने कहा है कि 1 मई से जो है वो ओपेक से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। यूएई लीव्स ओपेक, इट्स कॉजेज, क्या वजूहात बनी है, ठीक है, क्यों वो कर रहा है और इसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो क्या हो सकती हैं, ओपेक कंट्रीज के ऊपर क्या हो सकती हैं, और स्पेशली इसकी जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसके ऊपर, या आप ये कह लें कि एक आम बंदे के ऊपर, मेरे या आपके ऊपर जो है इसके क्या जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आपको ये तो आइडिया हो गया कि भाई जब जो ऑयल है उसकी फ्रीली मूवमेंट ना हो तो उसके असरात क्या हो सकते हैं, कि जैसे आप पाकिस्तान के अंदर आप जो है वो प्राइसेस देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ओपेक कैसे काम कर रहा था, और यूएई जब जो है इसको छोड़ रहा है 1 मई से, तो इसके आपके ऊपर, मेरे ऊपर, या ओपेक कंट्रीज के ऊपर जो है वो किस तरह के असरात पैदा होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले क्या है जी, अगर हम थोड़ा सा एग्जेक्टिव ब्रीफिंग देखें कि यूएई जो है वो कह रहा है भाई वो ओपेक कंट्रीज जो हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, खास करके जिसमें गल्फ कंट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज हैं कुछ, तो वो क्या कर रहा है जी, वहां से एग्जिट कर जाएगा। और ट्यूसडे को उसने ये कह दिया, और 1 मई जो है उसने डेट रखी है कि 1 मई 2026 से वो ओपेक से अलग हो जाएगा। पहले भी बहुत सारे कंट्रीज अलग होते रहे, लेकिन यूएई जो है वो तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है ओपेक कंट्रीज के अंदर। मतलब कहने का ये है कि ये एक बहुत ही हैवी वेट जो है वो कंट्री है ओपेक के अंदर, और खास करके मिडल ईस्ट के अंदर अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे, पहले पे सऊदीया है, दूसरे पे जो है वो यूएई है, जो बहुत ज्यादा जो है वो पैदा कर रहा है पेट्रोल, ठीक है, ऑयल वगैरह। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यूएई क्या कह रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं सोच रहा हूं, वो कह रहे हैं ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है। पॉलिसी डिसीजन मतलब हमने सोच समझ के ये फैसला किया है कि हाँ भाई अब हमें ओपेक से अलग हो जाना है। समझ रहे हैं? अब क्यों, वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं हम जो है वो फ्यूचर पॉलिसीज जो है वो इसके ऊपर हमारी बेस करती हैं, तो हमने जो है वो ओपनली फ्रीली जो है वो सोच समझ के एक पॉलिसी बनाई है कि भाई ओपेक के साथ हम मजीद नहीं चल सकते। और आपको पता है यूएई जो है वो इस टाइम पे पहला कंट्री बन चुका है जिसने आयरन डोम जो है वो उसको इंस्टॉल करवाया है इससे, इसराइल से। तो इसका मतलब है कि आपको नजर आ रहा है कि जो यूएई है उसका जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, इसराइल की तरफ है, और जो है वो अमेरिका की तरफ है, क्योंकि ये इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा भी है। जबकि दूसरी साइड पे आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है कि पाकिस्तान ने एक हफ्ता पहले $3 बिलियन का लोन जो है वो वापस किया यूएई को, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था और कुछ डिमांड्स पाकिस्तान उनकी नहीं मान रहा था। ठीक है, इसलिए वापस किया। और इस टाइम पे आपको ये भी दिमाग में रखना है कि जो यूएई है, ठीक है, और यूएई और सऊदीया जो है उनके बीच में बहुत ज्यादा दरार जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा रिफ्ट बढ़ती जा रही है। तो हमने यूएई के ऊपर जो है वो सऊदी अरेबिया को चूज किया, और अपनी, आपने देखा हमने जो है वो फोर्स भी वहां पे भेजी है। सो आपको एक तो ये दिमाग में रखना है कि भाई पाकिस्तान किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है, जबकि दूसरी साइड पे मिडिल ईस्ट के अंदर इस टाइम पे यूएई और सऊदीया के अंदर जो है वो इस टाइम पे काफी ज्यादा आप ये देख सकते हैं कि राइवलरी है। और सऊदीया जो है कोशिश कर रहा है अपनी मोनोपोली को कायम रखे जियोपॉलिटिक्स के अंदर, जबकि यूएई जो है वो एक डिफरेंट साइड से जो है वो प्ले कर रहा है गेम को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ओपेक जो है वो बेसिकली 1960s में जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया गया, और उसके बाद जो है बहुत सारे कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया, जिसका पर्पस क्या था कि भाई ऑयल मार्केट्स को जो है बैलेंस करना, ये कहा जाता है। लेकिन नॉर्मली इसको जो है कार्टेल का नाम दिया जाता है, ये जो ओपेक कंट्रीज हैं। कार्टेल एक नेगेटिव सेंस में नाम लिया जाता है कि भाई ये एक माफिया है, ऑयल माफिया आप इसे कह लें। ठीक है, कि ये ऑयल माफिया है, ये अपनी मर्जी से प्राइसेस को बढ़ाता है, कम करता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ओपेक कर कैसे रहे काम, ताकि हमें समझ आए। देखिए ये जो आपके सामने मैप है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो दिखाई देगा, ये वो कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, इसका मतलब इनकी प्रोडक्शन ज्यादा है, और ये ओपेक का हिस्सा है। ठीक है, एक है ओपेक, एक है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस के अंदर कुछ ज्यादा कंट्रीज हैं। ठीक, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईरान है, कुवैत है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। इराक है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आ जाए तो लीबिया है, अल्जीरिया है। ये अब लीबिया अल्जीरिया जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज भी जो है उसका हिस्सा है। उसके बाद वेनेजुएला जो है अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, आपको पता है बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। इक्वाडोर है, नाइजीरिया है अफ्रीका के अंदर, गबून है, और एंगोलिया है। तो ये जो है वो ओपेक कंट्रीज हैं बेसिकली। और ये कंट्रीज अब काम कैसे करते हैं ओपेक के, कि इनका पर्पस क्या है, कि इन्होंने एक माफिया बनाया हुआ है, एक इत्तेहाद बनाया हुआ है। अगर पॉजिटिव सेंस में कहें तो इत्तेहाद बनाया हुआ है, नेगेटिव सेंस में कहें तो एक माफिया बनाया हुआ है। नॉर्मली इसको ज्यादातर माफिया के सेंस में, कार्टेल के सेंस में लिया जाता है कि भाई ये क्या है जी, इनकी मर्जी से प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इनकी मर्जी से प्राइसेस नीचे आएंगी। अब सवाल है कैसे। देखें भाई, ये इसकी मिसाल आप ये लें कि लेट सपोज आपके रीजन के अंदर कोई भी
लोग हैं, 8-10 दुकानें हैं और उनकी मोनोपोली है, ठीक है? वो सेम रेट के ऊपर प्राइसेस दे रही हैं और कम नहीं कर रही क्योंकि उनका आपस में इत्तेहाद है कि यार आपने भी कम नहीं देना, आपने भी नहीं देना। अब जब ये चाहते हैं कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएँ तो ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। मिल बैठ के कि भई अभी 100 बैरल जो है वो प्रोडक्शन हो रही थी, अब हम क्या करते हैं 80 बैरल्स करते हैं। जैसे ही प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, अल्टीमेटली प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। इकोनॉमिक्स का लॉ है, ठीक है? वहीं पे जब ये चाहते हैं कि प्राइसेस को स्टेबल करें या थोड़ा नीचे लेके आए, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, ये प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। प्रोडक्शन 100 थी तो 120 कर देंगे, नेचुरली जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ जाएंगी। सो इसका मतलब ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया के अंदर ओपेक जो है ये कंट्रोल करती है। ये अपनी मर्जी से जो है उसको लेके चलते हैं और इसका जो बॉस है नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है वो सऊदी अरेबिया है। अब जरा आपको बात समझ आएगी, ठीक है? यानी सऊदी अरेबिया क्योंकि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और खास करके मिडिल ईस्ट के अंदर पहले नंबर पे है, उसके बाद जो है वो यूएई है। और सऊदीया और यूएई ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जिनकी अभी कैपेसिटी रहती है, लेकिन ये उससे पहले ही जो है वो एंड कर देते हैं। 4.4 बैरल्स पे, तकरीबन मिलियन बैरल्स पे ये क्लोज करते हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है। अगर ये चाहें तो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है ऑयल को मैनेज करने के लिए। तो इसलिए जो बिग बॉस है इस कार्टेल के अंदर आप ये कह सकते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया पूरे दुनिया की ऑयल प्राइसेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि भाई वो कम होंगी, ज्यादा होंगी, अपने फायदे के लिए, या खास करके जो उसकी फ्लक्चुएशन है, यानी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा नीचे आ गया, उसको बैलेंस करने के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो अपना रोल प्ले करता है, या ओपेक कंट्रीज अपना रोल प्ले करते हैं। जो कि दुनिया को, खास करके अमेरिका को, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब खुलेआम ये कह चुके हैं कि भाई ये जो ओपेक है ये एक पूरा कार्टेल है और ये जो है वो जानबूझ के प्राइसेस को ऊपर ही रखना चाहता है ताकि इनको फायदा हो। तो एक उनका व्यू भी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई कि भाई ओपेक जो है वो कैसे काम कर रहा है बेसिकली, और सऊदी अरेबिया इसका बिग बॉस है और सेकंड इन कमांड जो है वो इसका यूएई है, ये जो यहाँ पे मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ, ठीक है? तो इसका मतलब इन दोनों की ही, अब क्योंकि पहले तो जब तक दोस्ती थी तब तक ठीक था, लेकिन अब यूएई कभी नहीं चाह रहा कि भाई वो सऊदी अरब के नीचे जो है वो उसकी मर्जी के साथ चले। क्यों? क्योंकि जब उसके आपस में बन नहीं रही तो ओपेक में क्यों रहे? वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सऊदी अरेबिया हेड कर रहा है, वो कि ये वियना के अंदर है इसका ऑफिस, इंटरेस्टिंगली, ठीक है? लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाह रहा कि भाई इसको जो है वो सऊदी अरब के नीचे रह के काम करे, और वो चाह रहे अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस डिसीजन को आगे बढ़ने से पहले अगर हम देखें हिस्टोरिक एनर्जी शॉक अगर हम देखते हैं तो अब इसका सबसे पहला असर क्या हुआ? एक तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, हालांकि कम होनी चाहिए थी लेकिन बढ़ी हैं, क्योंकि इससे अनसर्टेनिटी जो है, एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है कि अब क्या होगा, क्योंकि एक पावरफुल कंट्री है यूएई। तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका नतीजा ये निकला है, ये जो अभी ईरान और यूएस की वॉर चल रही है, तो अब ये कह सकते हैं ये उसका रिजल्ट है ईरान और यूएस की वॉर का, कि भाई जो है वो क्या हुआ कि डे 54 के ऊपर जो यूएई है उसने कह दिया कि हम ओपेक कंट्रीज से अलग हो रहे हैं। उसके बाद यूएस पॉलिटिकल प्रेशर अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ट्रंप साहब जो है वो ओपेक कंट्रीज को सही नहीं समझते, वो समझते हैं कि भाई ये ऑयल की प्राइसेस को अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए कंट्रोल करते हैं, आम पब्लिक के लिए या दुनिया के लिए जो है ये महंगा कर देते हैं, इसलिए वो इसके हक में नहीं थे। तो वो इस बात पे खुश होंगे, या उनको, उन्होंने ही शायद फोर्स किया होगा यूएई को कि भाई आप निकल जाओ, ताकि ये इनका जो एका है, इत्तेहाद है ऑयल कंट्रीज का, ये टूट जाए और उन्हें ज्यादा आसानी हो कि वो कंट्रोल कर सकें, बजाय इसके कि सऊदीया जो है या गल्फ कंट्रीज कंट्रोल करें ऑयल की प्रोडक्शन को, फिर वो अपनी मर्जी से कंट्रोल करें। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है इसने, यूएई ने निकल के एक उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। और अगर डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे बेसिकली सऊदी अरेबिया की डोमिनेंस है, लेकिन क्योंकि उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दुबई भी जो है या यूएई जो है उसका भी एक जो है वो असर मौजूद है मार्केट के अंदर। अब इस टाइम पे अगर आप देखें तो गल्फ जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो इस टाइम पे आपको होता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या क्राइसिस के अंदर है, और उसका रीजन है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, ठीक है? यानी जो ईरान ने जो है वो गर्दन के ऊपर गल्फ कंट्रीज की जो है वो टांग रखी हुई है, पांव रखा हुआ है, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 20% वहां से ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है या जा रही है वहां से, तो वो रास्ते बंद हैं। इसलिए ये एक बहाना भी है कि भाई हम इसको जो है वो यहाँ से आपसे निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, क्योंकि यूएई देखिए, अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आयरन डोम लेने वाला पहला मुस्लिम कंट्री बन गया, दोस्ती में इतना आगे चला गया कि वो भूल गया कि गजा के साथ क्या किया गया या ईरान के साथ क्या किया जा रहा है, ठीक है? मुस्लिम कंट्री है ना। तो अब जो यूएई है अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए वो ये चाह रहा है कि वो अपनी कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करे,
अब अगर 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, वो एक ही रेट के ऊपर चीजें बेच रहे हैं, तो किसी को कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन ओपन मार्केट जो है, जो अमेरिका चाहता है या जो ज़ायनिस्ट चाहते हैं, उसमें क्या फायदा होगा? उसमें ये होगा कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएंगे, तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी ऑयल पैदा करें और उसके थ्रू आप सस्ते जो है वो, क्योंकि सस्ता देंगे, जाहिर बात है, जब ज्यादा पैदा करेंगे तो आप क्या करेंगे, ज्यादा मार्केट को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो यूएई जो है वो कोशिश कर रहे हैं ज्यादा बड़ी मार्केट को कैप्चर करने की, कि भाई हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं। अब जब यूएई ज्यादा कैप्चर करेगा, तो क्या सऊदीया पीछे रहेगा? कैपेसिटी तो उसकी भी है, वो भी कोशिश करेगा कि भाई इसका मुकाबला करके मैं अपने कस्टमर्स पकड़ूं। जब वो करेगा तो इराक भी यही काम करेगा, कुवैत भी यही काम करेगा। सो इसका मतलब फिर ये जो कार्टेल का इत्तेहाद है, ये नेचुरली इन फ्यूचर टूट जाएगा, क्योंकि यूएई जब ज्यादा कस्टमर्स पकड़ेगा, और अब जैसे पाकिस्तान लेट्स सपोज सऊदी अरेबिया से लेता है ऑयल, आप एक एग्जांपल लें, अगर पाकिस्तान को जो है वो 90 बैरल्स पर डॉलर पे अगर मिल रहा है पाकिस्तान को, और वहीं पे यूएई अगर पाकिस्तान को ऑफर कर देता है मैं आपको जो है वो 70 या 75 डॉलर पे देता हूं, तो हम किससे लेंगे? क्योंकि हमने तो ये देखना है हमारी प्राइसेस कहां पे कम होंगी, तो एक्चुअली में हम यूएई से लेंगे। अब जब हम जो है वो एज ए कस्टमर सऊदीया को छोड़ के यूएई की तरफ जाएंगे, तो सऊदीया को क्या होगा जी? परेशानी होगी कि यार मैं भी प्राइसेस कम करूं और इसको कहीं ना जाने दूं, कि ठीक है भाई मैं भी तुम्हें 75 में दे दूंगा। तो इस तरह से अब ये मोनोपोली जो है वो टूटेगी और एक रेस पैदा होगी, और हर कोई जो है ज्यादा ज्यादा कस्टमर्स बनाएगा, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा इस मार्केट के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे पैदा होने जा रहा है इन फ्यूचर। इस टाइम पे हम ये देखते हैं कि इस टाइम पे ये जो ओपेक कंट्रीज हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, और फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि बहुत ज्यादा देखिए, अब जैसे वॉर के हालात भी हैं, तो तब भी प्राइसेस को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई, क्योंकि वो नहीं जाने दे रहे। हालांकि ऑयल की सप्लाई बंद है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं इसको। लेकिन अगर यही नॉर्मल हालात होते और ओपेक ना होता, तो शायद ऑयल की प्राइसेस इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऊपर 150 बैरल्स भी ऊपर चली जाती, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, तो बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती। हाँ, नॉर्मल हालात में हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस नीचे ही आएंगी, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के, उससे तो हमें यही आइडिया हो रहा है कि इन फ्यूचर ये मामलात खराब ही होंगे, बेहतर नहीं होंगे। तो इससे शायद ऑयल प्राइसेस नीचे आने के बजाय मजीद उनको जो है वो फ्लक्चुएशन की वजह से नुकसान हो सकता है, हम अगर देखें थोड़ा सा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिसीजन यूएई ने क्यों लिया, तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, देखिए दो रीजंस बहुत मेन बन रहे हैं यहाँ पे। सबसे जो पहला रीजन है वो है सऊदी अरेबिया, यानी सऊदी अरेबिया की जो मोनोपोली है इसके अंदर, वो उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, कि भाई मैं उसके अंडर रह के क्यों जो है वो अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करके ओपेक के साथ रहूं, जबकि ये मेरी नहीं सुन रहा। ठीक है, क्योंकि रीजन के अंदर दोनों ही अपनी पावर्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। सऊदीया भी यूएस का जो है वो एलाई है, जबकि यूएई भी एलाई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ज़ायनिज्म का हब क्या है, तो वो यूएई है, सऊदी अरेबिया नहीं है। इस बात को जरा समझिएगा। देखिए ज़ायनिज्म या ज़ायनिस्ट का हब क्या है? यहूदियों का। इस टाइम पे जो फाइनेंशियल कैपिटल है, वो इस टाइम पे क्या है जी? दुबई है। ठीक है, पहले लंदन होता था, तो अब जो है वो सारा सरमाया शिफ्ट होके यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब ऊपर से वॉर भी है, तो वो नुकसान भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो यूएई जिस तरह के लिबरल है, या जिस तरह की इसकी पॉलिसीज हैं, और जो फ्यूचर में हम देख रहे हैं, वो यही है कि ये सारे का सारा ज़ायनिस्ट जितना भी रिजीम है, जो भी सिस्टम है, वो यहाँ से यूएई से कंट्रोल होगा। ऊपर से आपने देखा इन्होंने आयरन डूम ले लिया, यानी दोस्ती में इतना आगे चले गए। ठीक है, ऊपर से ये कह रहे हैं यूएई वाले कि भाई ईरान को फ्री हैंड ना दिया जाए, बल्कि इसका मुकाबला किया जाए और इसे मारा जाए। ये याद रखिएगा, क्योंकि फैसले दो ही मुल्कों के यहाँ पे चलते हैं। जबकि दूसरी साइड से सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि भाई हम फुल फ्लेज वॉर के अंदर नहीं जाएंगे, अमेरिका या इजराइल ने ज्यादती की है, तो हम फिलहाल बर्दाश्त करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो सऊदीया जो है वो इस टाइम पे रिटेलिएट नहीं करना चाह रहा ईरान के अगेंस्ट में, कि भाई ठीक है अगर मुझे मार भी रहा है, लेकिन इस टाइम पे उसके साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सब्र करते हैं। जबकि यूएई फुल टाइम अमेरिका और इजराइल का सपोर्टर बना हुआ, वो कह रहा है मारो इसे। अब जैसे उसने आयरन डूम यहाँ पे क्यों जो है वो इंस्टॉल करवा दिया, इसीलिए कि भाई मारो इसे। समझ रहे हैं ना? अब जब वॉर स्टार्ट होगी, तो आपको नजर आएगा कि यूएई फुल फ्लेज जो है वो सपोर्टर बना हुआ है अमेरिका का और इजराइल का, और वो आगे से फुल टाइम अटैक करेगा ईरान के ऊपर। तो ईरान को मल्टीपल बॉर्डर से जो है वो घेरने की कोशिश की जा रही है। समझ रहे हैं? तो इसलिए उसका इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है, और वो ये कह रहा है भाई ये मेरा नेशनल इंटरेस्ट है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया की राइवलरी की वजह से ये ओपेक कंट्रीज जो है वो टूट रहे हैं। तो उसमें अब देखिए रोज का अगर हम देखते हैं ना यूएई का, तो 4.8 मिलियन बैरल्स कैपेसिटी जो है वो इस टाइम पे मौजूद है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जबकि वो चाह रहा है कि इस कैपेसिटी को मजीद बढ़ाया जाए। जबकि सऊदी अरेबिया जो है कैपेसिटी तो उसकी भी है, लेकिन वो कार्टेल को हेड कर रहा है, इस पूरे माफिया आप कह लें या ओपेक कंट्रीज को जो है वो हेड कर रहा है, इसलिए वो चाह रहा है स्टेबिलिटी रहे,
इन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर और दुनिया के अंदर भी स्टेबिलिटी रहे। दूसरी साइड पे जो रेड सी के जो इस टाइम पे हालात बने हुए हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं कि वहां पे भी सब कुछ फ्रीज हुआ हुआ है, तो उससे भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को जो है वो एक मौका मिल रहा है कि भाई हम तो इसलिए निकल रहे हैं कि हालात ही ऐसे हैं, तो हम खुद ही जो है अपनी चीजों को मैनेज करेंगे। जबकि सऊदीया ये कह रहा है कि ऐसे ही हालात में हमें यूनिटी बरकरार रखने की जरूरत है, क्योंकि ये टफ हालात जो हैं वो हमें मजीद नुकसान पहुंचाएंगे, तो नुकसान से बचने के लिए हमें यूनिटी की जरूरत है। दूसरी साइड से सऊदीया जो है वो यमन के अंदर भी आपको पता है वहां पे भी उसके ऑपरेशन है और वो एक डिफरेंट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, जबकि यूएई जो है वो यमन के अंदर एक डिफरेंट ग्रुप को। तो मिडिल ईस्ट के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से भी जो है ये रिजल्ट हमने देखा है कि ये अलग हो गए हैं। अब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की स्टेबिलिटी के हवाले से देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि स्टेबिलिटी शायद हमें अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। लॉन्ग टर्म में अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि आवाम को, मुझे या आपको क्या फायदा है, तो अगर हम थोड़ा सा ये सोचें, ठीक है, कि फ्लक्चुएशन ना हो और नॉर्मल रूटीन हो, वॉर्स ना हो रही हो, फिर तो ओपेक का हमें नुकसान है। ठीक है, क्योंकि ओपेक जो है वो प्राइसेस को बहुत ज्यादा नीचे नहीं आने देता, अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करके, अपनी सप्लाई को कंट्रोल करके। लेकिन अब जैसे यूएई जो है वो जब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो प्राइसेस चीप हो जाएंगे, तो हमें तो फायदा है। तो अगर नॉर्मल हालात हो तो हमें थर्ड कंज्यूमर के तौर पे फायदा है इस चीज का, और प्राइसेस नीचे जाएंगी। तो अगर ये स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाती है तो 18 से 20 महीने के अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे और पाकिस्तान में भी जो इतनी ज्यादा हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड से जो हालात अगर खराब ही रहते हैं और ये फ्लक्चुएशन जो है वो इसी तरह रहती है, तो फिर ये हालात मजीद खराब होंगे। और अगर ये भी इनका जो इक्का है या इत्तेहाद है ये टूट जाता है, तो उससे दुनिया के ऊपर बहुत ही गहरे जो है वो असरात जो है वो पैदा होंगे, और उससे और ज्यादा जो है वो ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली जाएगी नीचे आने के बजाय। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है ये जो मिडिल ईस्ट है ये पॉलिटिक्स का हब बना हुआ है। अब इन फ्यूचर हम ये देखेंगे कि ये जो असरात है क्या होंगे। अब देखिए पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो फिलहाल पाकिस्तान आपको पता है सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है, ऐसा ही है। तो पाकिस्तान जो है वो यूएई के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो यूएई जो है ये जो मूव्स ने की है, ये कहा जा रहा है ये शायद जो है वो वेस्टर्न पावर्स को खुश करने के लिए, क्योंकि देखिए डाटा सेंटर दुबई के अंदर है, ठीक है, सारा फाइनेंशियल कैपिटल दुबई के अंदर है, तो वो सारा वहां से ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद अब अगर यहाँ आयरन डोम आ गया तो उसका डायरेक्ट थ्रेट सऊदी अरब के ऊपर भी आएगा। क्यों? कि इसराइल जो है वो उसके बॉर्डर के ऊपर आके बैठ जाएगा। ठीक है, और इसराइल दोनों साइड से जो है वो अब कोशिश करेगा कि किसी तरह से जो है वो काउंटर किया जा सके सऊदी अरेबिया को। तो ये सऊदी अरेबिया के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और जब सऊदी अरेबिया के लिए कॉम्प्लेक्स होगा तो हमारे, हम जैसे कह रहे हैं 15 से 18 जहाज ऑलरेडी मौजूद है, 13,000 फौजी वहां भेजे हुए हैं, तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए भी एक थ्रेट जो है वो इंक्रीज होगा। क्योंकि पाकिस्तान अब, सऊदिया जो है वो तो दोस्त है, लेकिन यूएई जो है वो हमारे दोस्तों में नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी दूरी होती जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इसके असरात होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।